ओके, सो कल हमने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में समझ लिया था। आज हमें आगे जाना है। सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, जैसे कल हमने डिटेल्ड में देखा था न्यूक्लियोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या, जिसको न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्शन हो। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, कि जिसको इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्शन हो। अभी इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्शन किसको होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। मतलब कि ये जो सब्सटेंस है उसका क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि हम कल देखे थे Cl माइनस, तो उसके ऊपर माइनस देख के हम बोल देंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और कि इसका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब यहाँ पर सपोज Na प्लस है तो हम बोल देंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और वो माइनस के टुवर्ड्स में और से इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर प्लस साइन दिखे ही। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लस प्लस मतलब क्या, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम में से सोडियम प्लस मतलब क्या, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। मतलब उसके पास होने चाहिए 11 लेकिन उसके पास है कितने? सिर्फ 10। ओके, वो 10 को ही हम बोलते हैं Na प्लस। मतलब होने चाहिए तो 11, मतलब एक जगह तो उसकी खाली है। तो जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, वो भी इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स में। मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव हो तो हम इजीली बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। लेकिन कभी कोई ऐसा भी हो जैसे कि Bf3। ओके, जैसे कि क्या? Bf3। तो Bf3 है हमारा। ओके, जैसे कि हम ले अगर यहाँ पर Bf3, तो ये जो बोरोन है वो 3 फ्लोराइन से जुड़ा हुआ है। ओके, सो बोरोन 3 फ्लोराइन से जुड़ा हुआ है तो बोरोन का क्या है? 5 है। ओके, बोरोन का 5 है तो 5 मतलब क्या? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके तो एक एक ही थे। ओके, तो एक एक यहाँ पर। सो कहने का मीनिंग क्या है? बोरॉन 5 मतलब कि 2 एंड 3। देन तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमने शो किए 1 2 और 3। मतलब अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं। तो ऑक्टेट और से ड्यूप्लेट व्हाटएवर, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी उसका ड्यूप्लेट बन जाएगा, या अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी ड्यूप्लेट बन जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीशन नहीं है, मतलब उसको अभी चाहिए इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पर रखना चाहे तो रख सकते हैं कि 1 2 3 देन 4 5 6 7 और 8 ऐसे रख सकते हैं हम। ओके, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जगह है लेकिन है नहीं। ओके, तो वैसा भी हो सकता है और सिंपली प्लस भी लिखा हुआ होगा। तो देखो, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, सो इट इज अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस by accepting an electron pair in order to bond a nucleophile. सिंपल है। ओके, then attacking reagent electrophiles attracts the electron obviously. Then because of electrophiles accept electrons, they are Lewis acid. तो electrophiles है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? लुईस एसिड। क्योंकि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो कौन होते थे? लुईस बेस। इससे पहले ही हमने एसिड बेस सब डिटेल्ड में देख लिया है। ओके, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लुईस एसिड बेस सब कुछ डिटेल में देखा है। सो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, दैट्स व्हाई वो कौन से हो जाते हैं? लुईस एसिड। ओके, इफ इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल इट वुड बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा ऑब्वियसली, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए। और जैसे मैंने अभी बताया Bf3 का एग्जांपल। ओके, तो वही है सेम। Then since they are electron deficient, so they behave like electrophiles. तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए कैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या? जिसको इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्शन हो। ओके, देन फ्री रेडिकल्स। तो हमने बस इतना ही था इलेक्ट्रोफाइल्स। तो एक हमने देखा न्यूक्लियोफाइल्स, दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स मतलब
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की पेयर तो नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, एक कहीं पे ऐसे डॉट लगा दिया, ओके, तो उसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल्स। ओके, देखो, न्यूट्रल स्पीसीज हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब उसका किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हुआ, ना कोवेलेंट ना आयोनिक, कोई पेयरिंग हुआ नहीं है, अनपेयर्ड है, उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। जैसे कि ऐसे अगर क्लोरीन के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, ओके, ब्रोमीन, ओ आर की जगह कुछ भी हो सकता है, आर CH3, ओके, तो वैसे डॉट लगा दिया। डॉट मतलब क्या, जैसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो 2 डॉट लगाते थे, तो 1 डॉट लगाते हैं मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ है। देखो Cl माइनस लिखे, उसका क्या मीनिंग होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसका मीनिंग ये होता है। Cl तो एलिमेंट है, उसका तो कोई मतलब पता ही है हमें मीनिंग। और Cl डॉट मतलब क्या, उसके पास बाकी जो Cl मतलब क्या है, Cl मतलब टोटल कितने, 17, ओके, टोटल मतलब 17, और 17 को हम कैसे लिखेंगे, से 2, 8 और 7, ओके, तो ये 2, 8, 7 में से जो 6 है उसने तो किसी किसी के साथ बॉन्ड बना लिए है, लेकिन ये जो 7th वाला है एक, ओके, वो उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे हमने दिखाया है, ओके। बाकी 6 का क्या, तो 6 ने किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना लिया है, अंडरस्टूड, ओके। तो वैसे ही इसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल्स, ओके। तो कैसे कैसे बनेंगे फ्री रेडिकल्स, तो ये एक वन मेथड शो की गई है, इतना डिटेल में नहीं है हमें, बट हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस है हमारे पास, क्लोरीन गैस मतलब क्या, Cl2। सो क्लोरीन गैस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट अगर उस पर हम इम्पार्ट करें, सो टू फॉर्म द एटॉमिक क्लोराइन रेडिकल्स। क्लोरीन गैस है Cl2, वो अल्ट्रावायलेट गैस से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वो Cl1 और Cl2 ऐसे बन सकता है। जैसे कि ऐसा समझो कि हमारे पास Cl2 था, ओके, क्या था, Cl2 हमारे पास था, हमारे पास Cl2 था, Cl2 मतलब क्या, Cl बॉन्ड Cl, ये था, ओके। अब टोटल कितने थे लास्ट में, 7 को हमने क्या लिखा था कि भाई 2p6 हो गया था, देन 3h2 एंड देन 3p5, ऐसे था क्लोरीन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो टोटल कितने, 7 थे मतलब क्या कि एक का शेयरिंग करना है, तो 7 थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था, लेकिन चाहिए नहीं, उसने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दिया। व्हाट डज दैट मीन कि ये 7 तो है ही, लेकिन जब उसको जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, तो उसने इसका एक ले लिया, शेयर कर दिया, ओके, तो वो 8 हो गए। अब जब इसको जरूरत है तो अब इसका ये इसने शेयर कर लिया, तो इसके 8, ऐसा था। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, कैसे, अल्ट्रावायलेट रेस की हेल्प से। तो ये बॉन्ड जो है क्लोरीन के बीच में, जैसे H2 के बीच में हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, क्लोरीन के बीच में, सारे ही गैस हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। कोई ऐसे मिला है कभी, जैसे कि आर्गोन है, ओके, क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमें Cl2 मिलेगा, ओके, और से जो वो वाले गैस है हमारे नोबल गैसेस, वो मिलेंगे, ओके, जैसे कि He, आर्गोन, नियॉन, ओके। बट ऐसे गैस हैं जो अभी नोबल गैस में नहीं है, क्लोरीन है, जो नाइट्रोजन, ओके, N2 मिलेगा, ऑक्सीजन O2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा, ये तो कंपाउंड हो गया अगेन। बट ये जो हमारे है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो लोग ड्यूप्लेट में मतलब 2 मॉलिक्यूल में ही मिलेंगे, अकेला नहीं मिलेगा, ओके। तो अगर जो 2 मिले हुए हैं उसका मैंने अगर बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये 6 तो पैर में है ना, दिस 6 आर इन पैर, तो ये एक अकेला बाकी रहा ना जो बॉन्ड टूटा, वो अकेला ही यहाँ पर शो किया गया है कि ये बॉन्ड था। मतलब क्या, ये एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बॉन्ड टूट गया, दैट्स इट। तो इसे अकेले को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स। इसको भी क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स। ये और क्लोरीन दोनों अलग अलग है, क्लोरीन एंड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये तो कभी मिलेगा ही नहीं ना हमें डायरेक्टली,
वो तो हमें डायरेक्टली Cl2 के फॉर्म में ही मिलता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके चिराग। सो फ्री रेडिकल्स देखे। अब देखो जैसे कि एग्जांपल गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और से आयंस एज न्यूक्लियोफाइल्स और से इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बताने हैं कि कौन से न्यूक्लियोफाइल है और कौन से इलेक्ट्रोफाइल है। हमें पता ही है क्या कि अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो वो कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफाइल। ये तो ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो क्या होगा? डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे डेफिशिएंसी नहीं बोलते B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, ऐसे डेफिशिएंट मतलब कमी। ओके सो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किस में आएगा? इलेक्ट्रोफाइल में या न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। अभी BF3 का एग्जांपल देखा ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि Na प्लस, तो Na प्लस 10 है लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन वहां से उसने किसी को दे दिया, तो अभी वहां कोई आ सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो वो भी कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और से लोन पेयर होगी तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? ऐसे लोन पेयर होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? लोन पेयर है तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों? कल देखा था हमने। लोन पेयर मतलब क्या? लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनके पास। ओके और अभी हमने फ्री रेडिकल्स भी देखा। फ्री रेडिकल्स तो क्या है? अलग से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास है। ओके तो फ्री रेडिकल्स को हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें यही चीजें अभी बताई है। तो सबसे पहला HS माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, दिख ही रहा है माइनस। देन पहले यही सब डिस्कस कर लो। C2H5O माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके देन Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। यस देन NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। श्योर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल होगा। देन NH2 लोन पेयर भी है और माइनस साइन भी है, न्यूक्लियोफाइल। सिंपल, माइनस साइन है इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर है इसीलिए भी न्यूक्लियोफाइल ही है। ओके तो सारे हमने देख लिए। अब बीच बीच में जो बाकी रह गए वो ये CH3 थ्राइस N लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल। अगेन लोन पेयर दिखाई दे रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। तो अगेन फिर कौन सा आया? ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि प्लस दिख रहा है। प्लस ना दिखे तो भी, अगर सपोज प्लस ना दिखे तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे कि ये H है, H है, H है, CH3 यहाँ पर C है, यहाँ डबल बॉन्ड है और O है। ओके सो प्लस सपोज ना भी दिखे तो भी तुम्हें देखो कार्बन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा बाकी है। ओके ये 1 2 3 और चौथा बाकी है। चौथा बाकी है दैट मीन्स क्या? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो वो ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये प्लस लिखा है उससे भी पता चल जाता है इलेक्ट्रोफाइल है। अब लास्ट BF3, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। BF3 के ऊपर ना प्लस साइन है ना माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर B है तो ये सपोज F F और F, तो अगर तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं। फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग के लिए चाहिए था। हेलोजन ग्रुप है 17, फ्लोरीन 9 वाला। ओके तो एक शेयर कर देगा तो वो तो नियॉन जैसा बन जाएगा। तो फ्लोरीन तो ये तो नियॉन जैसा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी वाला है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है मतलब जैसे ही मिले लाओ 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 लाओ, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मतलब क्या, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब क्या है वो, इलेक्ट्रोफाइल। डन, सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थे हमारे आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। इनके अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताने हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्शन किसको होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसमें। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन है, मतलब इतना बड़ा कंपाउंड है CH3CHO, इसमें से पॉजिटिव कौन है हमें नहीं पता। तो वही पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, मतलब किसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा या अटैक हो जाएगा। ओके, तो वो हमें बताना है। जैसे कि पहला, हाँ क्या लग रहा है तुमको, नहीं मतलब पहले, हाँ सेकंड कार्बन, अच्छा है, सेकंड वाला करते हैं, तो पहले तो कर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O, ऐसा है। तो अब ये है, ये है, ये है, कैसे पता चलेगा, तो यू हैव टू सी दी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पता चल जाएगा कि ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 1 और 3 हाइड्रोजन, टेट्रावैलेंसी खत्म। ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 1, ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखो बनाओ, CH पूरा खत्म हो गया। CH डबल बॉन्ड O। तो अभी तो हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। तो टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट हो जा रही है, यहाँ 4, इसकी भी 4 और इसकी 2, ऑक्सीजन की 2 होती है, वो भी कंप्लीट हो रही है। इससे तो पता चलता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर हम ड्रॉ भी करें तो भाई कार्बन के 4, 1 2 3 और 4 हो गए, उसके भी 4 हो गए, यहाँ से पता नहीं चलता। तो फिर कैसे पता करें, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पोलैरिटी। क्या चेक करना पड़ेगा, पोलैरिटी। तो हमें पता ही है कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा पोलर कौन है। पोलर मतलब कल वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट जो कल हमने देखा था कि अगर हमने बोला था कि HCl के बीच में बॉन्ड है, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींच लेता है इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। वैसे तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और पॉजिटिव चार्ज आ गया मींस क्या, कि ये जो कार्बन है वही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। डन, समझ में आया, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए था ना, तो पॉजिटिव हमें ऐसे पता चलेगा। वेल कैच ओके, हमें ऐसे पता चलेगा। डन, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है CH3CN। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें ध्यान से तो टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीटेड ही है, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट ही है। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा पोलर है और कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन ही है, यस। तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा है, मतलब ये जो कार्बन है दैट इज आवर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। डन, ओके। And last but not least, CH3I. Okay, so CHHHI. Okay, अब यहाँ पर भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीटेड है।
अब बताओ कि आयोडीन और कार्बन ये दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तुम्हें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। जैसे कि तुम अगर पूरी कल वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला याद करो, वो पूरा पीरियड था सेकंड नंबर का, ओके, जिसमें नाइट्रोजन था, जिसमें कार्बन था, ओके, ऑक्सीजन भी था और लास्ट में फ्लोरीन था। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो वो सबसे ज़्यादा थी। तो मतलब जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ रहे थे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी। और यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ओके, बट ऊपर से नीचे जाए तो अभी से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो फ्लोरीन की कंपेयर में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो क्या हो रही थी? कम ही हो रही थी। याद आया? ओके, तो दोनों साइड कम हो रही है, ओके, दोनों साइड, मतलब कार्बन के साइड से आए तो कार्बन की कम है और फ्लोरीन से नीचे आए तो भी फ्लोरीन की कम है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन को याद करो, आयोडीन को छोड़ दो, लेकिन क्लोरीन को याद करो। अभी जैसे हमने HCl देखा था, तो HCl देखा तो Cl माइनस था और H प्लस था, तो वैसे ही आयोड सारे के सारे नेगेटिव है, ऐसा समझो। अगर हेलोजन ग्रुप की कंपेयर में कोई आए, कोई भी आए, हेलोजन ग्रुप की कंपेयर में हाइड्रोजन आए, कार्बन आए, ऑक्सीजन आए, नाइट्रोजन आए, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हेलोजन ग्रुप, वैसे याद रखना। ओके, तो यहाँ पे आई हेलोजन ग्रुप का है, तो अगेन यस, माइनस किस पे आएगा? आयोडीन पे, और प्लस किस पे आएगा? कार्बन पे। तो वहां पर मैं शायद अभी आयोडीन बोला था, आयोडीन बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ऐसा बोला था? हाँ। नहीं, तो दैट इज नॉट राइट। आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हेलोजन ग्रुप है, उसकी कंपेयर करोगे तो हेलोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जैसे हमें पता ही है सबसे ज्यादा सरदार है भिखारियों का, ओके, सबके पास से इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको सबके पास से इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो अपने ग्रुप वाले से भी ले लेगा, अपनी फैमिली वाले से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। लेकिन अगर उनकी ही कंपेयर दूसरों के साथ करे तो फिर ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी और उससे पहले भी देखा था कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो फ्लोरीन को अगर बॉन्ड तोड़ना है तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बॉन्ड पहले नहीं तोड़ेगा जब तक उसके पास दूसरा कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए है। लेकिन अगर कोई दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए नहीं है, HBr है, HI है और HCl है, तो वो उनको भी तोड़ देगा। पहले अगर H2O है तो वो H2O का बॉन्ड तोड़ेगा और HF बना देगा। कौन? फ्लोरीन, कि ऑक्सीजन को हटा देगा और खुद बना देगा बॉन्ड। लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कोई भी नहीं है और खुद की ही फैमिली के है, तो वो खुद की फैमिली के मेंबर को भी नहीं छोड़ेगा, वो उनके बॉन्ड तोड़ देगा। डन? अंडरस्टूड? ओके, सो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। डन? अब तो हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, हमने रेडिकल्स पढ़ लिया, फ्री रेडिकल्स, हमने छोटे मोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस भी देख लिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। ओके, अब लिविंग ग्रुप नेम ही सजेस्ट करता है, नाम से ही पता चल जाता है, जो कंपाउंड के ग्रुप को लीव कर दे, ओके, वही होगा हमारा क्या? लिविंग ग्रुप। अभी बेचारा इसको तो अटैक किया, किसी ने अटैक किया और वो चला गया, लेकिन हमेशा ये बेचारा नहीं होता। मतलब क्या कि कभी कभी ढीठ आदमी भी होता है कि अटैक करने आया, ए तू कौन है अटैक करने वाला, मैं नहीं जाऊंगा, चल तू मेरे मारने है, मैं तुझे मारूंगा, लाइक दैट। ओके, तो हाँ, लिविंग ग्रुप मतलब क्या? जो निकल रहा है, लेकिन हर बार नहीं निकलेंगे, तो कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा अभी हम देखेंगे। ओके, सो नॉट एवरी ग्रुप लीव्स, इट डिपेंड्स हाउ गुड और हाउ बैड द ग्रुप इज। तो कौन सा ग्रुप कितना ज्यादा अच्छा है और बुरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि हम ये सिंपल एग्जांपल देखें तो ये जो यही एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि भाई OH है, इसने अटैक किया सबस्ट्रेट पे, तो ब्रोमीन के कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बना दिया और ब्रोमीन बाहर निकल गया, तो ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन, क्योंकि ये कंपाउंड में से बाहर चला गया, इसलिए ब्रोमीन लिविंग ग्रुप। सिंपल।
लेकिन यहाँ देखो, अब यहाँ पे OH माइनस के साथ ये पर्टिकुलर कोई भी आर आर कार्बाइल ग्रुप है, ओके, मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो उसकी रिएक्शन हम पानी में करवाए, पानी में से OH माइनस की रिएक्शन यहाँ पे हो रही, OH माइनस यहाँ अटैक कर रहा है, कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कि ये H निकल जाए, R निकल जाए, ये H निकल जाए, तो कुछ निकलने वाला नहीं है, ओके। तो दैट्स वाई कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो भाई अब कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लिविंग ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ये चीज देखनी है। गुड लिविंग ग्रुप फैक्टर्स के इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स है? सो गुड लिविंग ग्रुप आर वीक बेस, ये तुम्हें याद रखना है। क्या है वो लोग? वीक बेस है। सबसे पहले तो वो बेस है और उसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। जैसे कि NaOH हम लेते हैं तो NaOH को हम क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो OH माइनस जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NaOH और NaOH बोलो या OH माइनस बोलो, वो क्या होगा? लिविंग ग्रुप, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चलेगा। वीक बेस होगा तो वो अच्छा, इसीलिए तो अभी OH माइनस था ना, ये रहा ओके, यहाँ पे क्या था? OH माइनस, तो फिर रिएक्शन हुई नहीं। सो OH माइनस जो है वो क्या है? वो भी बेस ही है, लेकिन कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें कौन सा बेस चाहिए? वीक बेस चाहिए। जैसे कि अभी हम एग्जांपल तो देखेंगे, अदरवाइज जैसे कि हमारे ये जो ग्रुप है, कौन से हेलोजन ग्रुप है, वो वीक की तरह बिहेव करेंगे, ओके। अदरवाइज उनसे तो एसिड बनाएंगे हम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो वो जो आयन है Cl माइनस एंड ऑल, तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप है। देखो, तो वीक बेस सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए, बेस मतलब क्या? जो डोनेट करे। अभी देखा था ना कि जो एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड था, ओके। तो जो डोनेट करे वो क्या? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट की बात चल रही है, H प्लस डोनेट की बात नहीं चल रही है। अदरवाइज हमने वो भी देखा था कि जो H प्लस डोनेट करे वो एसिड है, ओके। बट यहाँ पे H प्लस की बात नहीं चल रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो बेस में क्या? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। और वीक बेस मतलब क्या? कि वो डू नॉट गिव दी इलेक्ट्रॉन इजीली। बेस मतलब क्या? बेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब उसमें डोनेट करना, लेकिन जैसे कल हमने बात की थी कि भाई दो बंदे हैं, दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन एक इजीली डोनेट कर देगा और दूसरा करेगा नहीं, उसके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल है, ओके। तो दूसरा वाला नहीं करेगा, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है चैरिटी डोनेट करने की? तो उसके लिए हमने वर्ड रखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी, द कैपेसिटी शो कर रहा है वो। तो वैसे ही यहाँ पर डोनेट तो कर ही रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वीक बेस होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन उसमें भी अच्छा और सबसे फास्ट कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो वीक बेस होगा वो थोड़ा कम और स्लोली, और उसकी टेंडेंसी कम होगी कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। देन ओके, सो डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली लिखा हुआ है। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। ये लोग एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, मतलब उनके ऊपर अगर अटैक किया तो वो लोग लीव कर देंगे। Whereas OH माइनस जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस में से आता है, जैसे कि NaOH। तो OH माइनस कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस में से आया। तो स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट गिव, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो तो इजीली कर देंगे। हमें तो वीक बेस चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन ना दे, वैसे चाहिए। तो वो उसमें आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया तो वो Cl माइनस बन गया, Cl माइनस बन गया, लेकिन उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो आर्गोन जैसा हो गया, वो स्टेबल हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया। अब थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा वो, समझ में आया? अब थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा, अब तो वो प्रॉफिट में है। इजीली नहीं देगा, दे तो सकता है, तुम बहुत अगर मारो उसको, एनर्जी ज्यादा दो तो फिर वो दे देगा, अच्छा ठीक है भाई गलती हो गई रख लो, ओके। बट इजीली देगा नहीं, क्योंकि उसको तो चाहिए ही था पहले से और अब मिल गया है, ओके। सो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस वो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। फिर हम बोलेंगे भाई ये एक ही, ये 3 बंदे में एक ही क्यों रह गया? एक रह ही जाता है कि वो तो है ही विलन, ओके। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट ना करे, तो भाई फ्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करता, वो तो मंगू ही है, मांगता ही है सबके पास। तो
फिर उसको क्यों यहाँ ग्रुप में हमने नहीं रखा? ग्रुप में हमने इसलिए उसको नहीं रखा क्योंकि फ्लोरीन दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि वो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी नहीं। अंडरस्टूड? ओके, सो पुअर लिविंग ग्रुप है कौन? जहां पे F माइनस होगा वो। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगेन पीरियड्स है ये, तो कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप है? तो हमने अभी ही देखा कि F इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, और O और फिर N मतलब F से भी थोड़ा मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप, थोड़ा F से है, F की कंपेयर में, तो वो O मतलब OH माइनस अभी हमने देखा हो, उसकी भी कंपेयर में सपोज कोई दूसरा ग्रुप है NH2, कोई भी ग्रुप है वो, उसकी भी कंपेयर में कार्बन। ओके, और उन सब की कंपेयर में ये सब तो अच्छे लिविंग ग्रुप है ही, लेकिन ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो शो कर रहा है बेसिसिटी का। क्या शो कर रहा है? बेसिसिटी, कि बेसिसिटी बढ़ती है या कम होती है इफ यू मूव लाइक दिस। ओके, सो बेसिसिटी मतलब क्या? वीक बेस, वीक मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो जैसे ही तुम पीरियड में ऐसे जाओगे तो वो लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं। ओके, क्यों नहीं देने वाले? अब पता ही है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये सब लोग कौन है? एक एक, पहला ग्रुप मतलब सारे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दूसरा ग्रुप है वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 13 वाला तीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन फिर तुम आगे आओगे, तुम आ गए नाइट्रोजन पे, वो भाई ये देने वालों में से नहीं है तो लेने वालों में से, वो तो लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा, फ्लोरीन भी लेगा, ये लोग तो लेने वाले हैं। ओके, तो लेने वाले हैं, और हमारी डेफिनेशन है डोनेट। भाई वो खुद भिखारी है, वो सब लेने वाले हैं, और डोनेट, तो फिर वो वीक हो गए ना। तो इफ यू मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन बेसिसिटी विल बी व्हाट? डिक्रीज हो रही है ना। ओके, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगेन ये देखो यहाँ पे गिवन है CH3 NH2 OH माइनस एंड F माइनस, तो बेसिसिटी सबसे कम, बेसिसिटी सबसे कम किसकी होगी? F की होगी। लेकिन बेसिसिटी सबसे कम होगी मतलब क्या? कि सबसे कम बेसिसिटी मतलब कि डोनेट्स अच्छे से इलेक्ट्रॉन वो करेगा नहीं। ओके, इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो वही उसी सेंस में यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है, मतलब हमें सिंपली आंसर कैसे करना है, हमें क्वेश्चन कैसे पूछा होगा कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तुम्हें तो सबसे पहले हेलोजन ही देख लेना है कि कोई भी हेलोजन है। फ्लोरीन नहीं देखना है उसमें, रीजन हमने देख लिया कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ओके, और हमें देखना है कि कौन सा अच्छा गुड अच्छे से इलेक्ट्रॉन जो दे दे, मतलब वीक बेस होना चाहिए, जो नहीं दे वैसा होना चाहिए। ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्लोरीन माइनस, एफ नहीं, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, I माइनस, उन लोग को तो एक एक चाहिए था और एक एक मिल गया, नोबल गैस जैसे बन गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे नहीं। दैट्स व्हाई दे आर गुड लिविंग ग्रुप। समझ में आ गया या फिर से थोड़ा आराम से करो? आ गया लिविंग ग्रुप। ओके, अब आगे बात आती है बॉन्ड की। ओके, तो लिविंग ग्रुप भी हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे बॉन्ड की। बॉन्ड की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक टॉपिक हमने पढ़ा ना, हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भाई वो क्या है, याद है रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन? वो वही पहला स्टेप क्या था, देखा था ना, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So it is the sequential steps of accounts of detail which give details. It is the sequential account which describes the details of electron movement and the energy. ओके, जो एनर्जी हमारी होगी वो, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड दी एनर्जेटिक इक्वेशंस, और से एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्प्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, दूसरा, एंड थर्ड द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ये पूरा जो है वो क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम देखते थे, और ये टर्मिनोलॉजीज में हमारी एक टर्मिनोलॉजी थी बॉन्ड क्लीवेज की।
तो वो अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, दैट्स वाई बॉन्ड आ रहा है। तो अब थोड़ा रिवीजन टाइप है, ये सब हमें पता ही है। केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन between the atoms that allows formation of chemical substances that contain two or more atoms. Okay, then दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, बताइए हमें, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होंगे। देन हाँ, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में देख लिया था। वीक बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, लंडन डिस्पर्जन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल, ये सब कुछ हमने देख लिया था केमिकल बॉन्डिंग में। अगेन यहाँ पर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये सब था। ओके, भूल मत जाना, क्योंकि 12th में भी आएगा। भले ही ये बहुत स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था 11th में, लेकिन 12th में भी ये सब आएगा। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड की बात करें तो कार्बन की ही बात करते हैं हम। ओके, सो कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी 4 है। ओके, अब वो 4 लेन देन की बात तो करता नहीं है, वो तो शेयरिंग की बात करने वाला है। और अगर शेयरिंग की बात करें तो चार हाइड्रोजन के साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है, और उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। So a covalent bond is the chemical bond that involves the sharing of pairs of electrons between the atoms. Yes, simple. इसमें नया कुछ नहीं है। So covalent bond यहाँ पर दिखाया गया है मीथेन का। ओके, तो मीथेन का कोवेलेंट बॉन्ड देखो, डिग्री भी दिखाई गई है 109, और ऐसी ट्राइगोनल प्लेनर उसकी शेप होगी। ओके, सो लाइक दिस, ये मीथेन था, ये इथीन है, तो उसकी दिखाई गई है। अब बॉन्ड क्लीवेज आता है, और बॉन्ड क्लीवेज में भी 2 टाइप थे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज ईच फ्रेगमेंट गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्लीवेज मतलब क्या? क्लीवेज मतलब ब्रेकडाउन। तो जब ब्रेकडाउन होगा, जैसे अभी हम ब्रेकडाउन कर रहे थे, ओके, जैसे अभी हम ब्रेकडाउन कर रहे थे, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन ऐसा था। ओके, सो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था, और अगर हमने बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और फ्री रेडिकल्स बन गए। तो ऐसे अगर बॉन्ड टूट रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम, होमो मतलब क्या? सेम जैसा। ओके, लिखा है होमो मीन्स सेम। सो होमो मतलब सेम। तो अगर सेम सेम इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज, सेम इलेक्ट्रॉन अगर हो रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, पजेस कर रहे हैं, तो वो होमो हो गया। लेकिन कोई ज्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा। जैसे अभी हमने HCl की भी बात की थी, तो हमने बोला कि भाई HCl में तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड है तभी भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो तोड़ेंगे तब तो ले ही लेगा। तो मानो कि तोड़ दिया और तब उसने ले लिया, तो ये बन गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन माइनस, और ये बन गया H प्लस। मतलब हुआ क्या कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड था तो बॉन्ड बना कैसे था भाई? इसका एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था। लेकिन जब टूटा तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं। ओके, समझ में आया? तो जब बना तब तो इक्वली था, लेकिन जब टूटा तब इक्वली नहीं था। उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक मूवमेंट। देन हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। देन ओके, पता नहीं मूवमेंट क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ अच्छा, चलो। So homolytic in this type of cleavage, each fragment gets 1 electron from the shared pair electrons. We get the free radicals. जैसे अभी हमने क्लोरीन का देखा ना, वैसे free radicals मिलेंगे हमें, वही सेम एग्जांपल। ओके, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइन है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर बॉन्ड टूटा। ओके, सो बॉन्ड टूट गया तो अलग अलग वो लोग हो गए, दैट्स इट, डन। ओके, सेम। अब बॉन्ड क्लीवेज जो होगा होमोलिटिक जनरली किस में होगा? तो जनरली अगर जो नॉन पोलर नेचर के होंगे उनमें जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। नॉन पोलर मतलब क्या? जैसे अभी हमने HCl देखा, तो HCl नॉन पोलर नहीं है। नॉन पोलर मतलब क्या? कोई भी पार्शियली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच ले, वैसा होना चाहिए नहीं, नॉन पोलर बोलेंगे। मतलब पोलैरिटी नहीं होगी उनकी, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं कि हाँ ले लो ले लो ले लो, नहीं है ऐसे। बॉन्ड बना है तो बना है, आराम से रहो, शेयरिंग किया है तो किया है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो थोड़ा मुझे ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि HCl के केस में क्लोरीन ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसको हम पोलर बॉन्ड बोलेंगे,
है कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन उसको क्या था बोलेंगे हम, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अभी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में उससे पहले जो बनाया था तो वो नॉन पोलर बॉन्ड है। अभी क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और वहां पे बॉन्ड बना है, तो अब कोई खींचेगा नहीं, क्यों, ये भाई अपने जैसा ही है, ओके सेम ही है, तो क्या खींच के एक क्लोरीन ने ज्यादा ले लिया और एक क्लोरीन के पास कम हुआ, ऐसा होगा नहीं। तो जब बॉन्ड टूटेगा दोनों के पास एक एक सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन HCl में क्लोरीन ने ज्यादा ले लिया, हाइड्रोजन ने कम लिया, समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो मतलब नॉन पोलर किसे बोलेंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। उसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें, जैसे मेरे पास HCl है और क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, तो किसमें, अगर क्वेश्चन पूछे किसमें होमोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा पूछे, ज्यादा है, तो हम क्या, बॉन्ड क्लीवेज होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो नॉन पोलर है इसलिए। डन, ओके। और क्या चीज है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस, तो हाई टेम्परेचर एंड दी हाई एनर्जी रेडिएशन आल्सो फेवर्स दी होमोलिटिक क्लीवेज। हाई टेम्परेचर होगा और हाई एनर्जी रेडिएशन होगा, मतलब हाई टेम्परेचर है और रेडिएशन भी बहुत ज्यादा हाई है, तब जो बॉन्ड टूटेगा तो वो कौन सा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अंडरस्टूड, मतलब जो टूटेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, opposite and very simple heterolytic cleavage. So in this type of cleavage, both shared electrons of the covalent bond is taken away by one of the fragments. Okay. जैसे कि A और B के बीच में अगर बॉन्ड टूट गया तो A B ने ले लिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वहां माइनस हो गया, और A के पास तो कुछ है ही नहीं, उसने तो दे दिया, मतलब A प्लस हो गया। उससे उल्टा भी हो सकता है, A ने ले लिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और B ने छोड़ दिया, ओके, तो B प्लस हो गया और A माइनस हो गया। डन। तो वैसे अगर बॉन्डिंग टूटेगा तो उसको हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलेंगे। दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयनिक और हेटेरोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस। तो ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गए जिसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो तो उसको आयनिक और हेटेरोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस भी कहेंगे। जब मतलब ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो उसको हम पोलर रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डन। एंड नेक्स्ट, ओके, तो हमने बॉन्ड क्लीवेज भी देख लिया। ओके, बॉन्ड क्लीवेज में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, अंडरस्टूड। अब हमें देखना है क्या, इंटरमीडिएट्स जो बीच में बनता था। ओके, सो इंटरमीडिएट्स हमें देखने हैं, उसमें भी क्या टाइप्स है, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं। देखो, जैसे कि मेरे पास CH3 है, उसके साथ कोई X जुड़ा हुआ है, X अगेन नॉट हैलोजन, कोई भी कुछ भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस जुड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ से तोड़ा बॉन्ड को, बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड टूटा तो ये जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो CH3 पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, वो कौन सा हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। ऑब्वियसली हेटेरोलिटिक ही हुआ, क्यों, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो फ्री रेडिकल्स बनते, फ्री रेडिकल्स तो बना नहीं है। डन। ओके, तो ये तो अभी हमने देखा ना, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब ये जो है देखो, कैटायन एनायन, याद करो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तब, तो जो प्लस चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पे प्लस कौन बन गया, CH3 प्लस बन गया, तो CH3 प्लस बना इसलिए वो क्या बन गया, कैटायन। वो कार्बन कंटेन वाला कैटायन है, इसलिए उसका नाम दे दिया कार्बोकैटायन। सिंपल, कार्बोकैटायन, कार्बन कंटेंट है और वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इसलिए कार्बोकैटायन। अगर Na+ होता तो उसको हम कार्बोकैटायन नहीं बोलते, उसको सिर्फ हम बोलते कैटायन। डन। ओके, तो कार्बोकैटायन। अभी सेम चीज, फिर से बॉन्ड, कोई एक कंपाउंड है, फिर से बॉन्ड टूटा, तो कार्बन ने ज्यादा ले लिया, चोर निकला अभी। ओके, उसने ज्यादा ले लिया और इसके पास से ले लिया पूरा, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगेन ये हुआ तो क्या, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ही हुआ,
लेकिन इस केस में ये जो कार्बन है वो नेगेटिव हो गया, मतलब एनायन हो गया, अगेन कार्बन ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बनियन। ओके, कार्बन आयन, तुम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, कार्बन आयन और कार्बो एनायन, ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, कार्बो एनायन, कार्ब एनायन और से कार्बन आयन, मतलब नेगेटिवली चार्ज, जैसे कार्बोकैटायन था वैसे कार्बो एनायन, तो मतलब कार्ब एनायन। डन, सिंपल है। ओके, और अगर कोई दूसरा, अगर फिर से कोई एक एलिमेंट और से सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, बॉन्ड क्लीवेज हुआ, लेकिन इस बार पार्शियलिटी हुई नहीं, एकदम न्याय हुआ, सीधा सीधा, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड नहीं लिखा है सब जगह, लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और इसको फिर हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो इंटरमीडिएट्स मतलब क्या, इंटरमीडिएट्स मतलब तुम्हें जो बीच में मिलेगा वो क्या होगा भाई, बीच में मिलेगा वो कार्बोकैटायन होगा, कार्बो एनायन होगा और फ्री रेडिकल्स होगा, दैट्स इट, सिंपल है। सो कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज, ये तो हमने कल ही थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि रिएक्टिव कौन होता है, जो अनस्टेबल होता है वो। ओके, शांत होता है वो रिएक्शन नहीं करता। ज्यादा चिल्लाता कौन है, जो स्टेबल नहीं है, जो अनस्टेबल है। ज्यादा गुस्सा कौन करता है, जो अनस्टेबल है। अंडरस्टूड, इस कल तो हमने बहुत फिलोसॉफी क्लास देख ली थी, अंडरस्टूड। तो वो जो ज्यादा अनस्टेबल है वही ज्यादा चिल्लाएगा, वही ज्यादा चिढ़ जाएगा, वही ज्यादा रूठ जाएगा। ओके, क्योंकि वो अनस्टेबल है। और अगर कोई शांत है तो ठीक है, ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत फर्क नहीं पड़ता डज नॉट मीन नेगेटिवली। ओके, नॉट के भाई हाँ कुछ भी करो मुझे क्या लेना देना, ये ऐसे नहीं भाई, तुम अच्छा करो तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी नहीं होगी, और बुरा करो तो बुरा भी नहीं लगेगा, मुझे कुछ लगेगा ही नहीं, एकदम न्यूट्रल। ओके, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल किसी के टुवर्ड्स में अट्रैक्शन ही नहीं है, ना प्लस के टुवर्ड्स में या ना माइनस के टुवर्ड्स में, मतलब यू हैव रीच्ड लाइक नोबल गैस फैसिलिटी। ओके, नोबल गैस का जो बिहेवियर पैटर्न होता है वैसे रीच हो गए कि तुम रिएक्शन करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? सेटिस्फाइड है वो, जो है उससे सेटिस्फाइड है, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनसे वो सेटिस्फाइड है, ना उनको किसी को कुछ देना है, ना लेना है, और ना शेयर करना है, अलग ही है। ओके, सो वो अनस्टेबल होंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, वैसे याद रह गया। ओके, रिएक्टिव कौन होता है? अनस्टेबल होते हैं वो। स्टेबल तो अपना काम करते रहते हैं। ओके, रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में भी टाइप्स है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, सो देखो सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर जो हमारा कार्बन है मतलब जो कार्बोकैटायन है ना प्लस ग्रुप, तो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शरी कार्बोकैटायन। इफ अ कार्बोकैटायन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, it is primary carbocation. 2 carbon, then it is secondary carbocation. 3 carbon, then it is tertiary carbocation. सिंपल। अब हमने ये ले लिया तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल कैटायन। क्यों मिथाइल कैटायन? क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस तो है, मतलब कैटायन तो है, लेकिन ये एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। H H H, एक भी कार्बन ही नहीं है। एक कार्बन होता तो प्राइमरी, 2 होता तो सेकेंडरी, 3 होता तो टर्शरी, एक भी नहीं है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल कैटायन। डन। ये मिथाइल, क्यों मिथाइल? CH3 है ना, इसलिए मिथाइल, तो मिथाइल कैटायन। फिर भाई ये प्राइमरी, क्यों? देखो ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब एक कार्बन आ गया, कार्बन कार्बोकैटायन एक से जुड़ गया, मतलब प्राइमरी। इथाइल कैटायन, क्यों इथाइल? क्योंकि एक और यहाँ से एक CH3 से जुड़ गया, ऐसा समझो, 2 कार्बन हो गए तो प्राइमरी इथाइल कैटायन। ये सेकेंडरी हो गया, देखो एक C, दूसरा C, और ये जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से तो सेकेंडरी। ओके, और 3 है, R है तो वो टर्शरी कार्बोकैटायन। डन, समझ में आ गया? अब कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव, तो वैसे याद रखो कि पॉजिटिव लोग जितने ज्यादा लोगों से जुड़े हुए होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। वैसा ही होता है ना,
पॉजिटिव लोग बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं और वो स्टेबल भी है क्योंकि वो पॉजिटिव है। लेकिन वैसे ही नेगेटिव लोग होंगे, वो जितने के साथ जुड़ेंगे उनकी जो स्टेबिलिटी है उतनी डाउन होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल होते जाएंगे, ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे तो। और अकेले रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। बोलते हैं ना कि यार ये अनस्टेबल सिचुएशन है, अभी उसको अकेले छोड़ दे, ऐसे उसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, उसको अकेले छोड़ दे। तो अकेले छोड़ेंगे, अकेले रहेंगे तो शायद ठीक हो जाए। समझ में आया? अकेले से स्टेबिलिटी मिलेगी किसको? जो ऑलरेडी अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल कौन होता है? नेगेटिव। अंडरस्टूड? वैसे याद रखने के लिए मतलब क्या, अभी हमने क्या बोला कि कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव में तो बहुत सारे हैं, मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो कौन सा सबसे, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो जो ज्यादा लोगों से जुड़ा, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव तो सबसे जुड़ा हुआ होगा तो ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ये कहाँ गया? आर आर आर, ये आर आर आर। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझ जाओ ये किसकी बात चल रही है? स्टेबिलिटी की। तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे भी कम, और मिथाइल तो सबसे कम। उसको तो ऐसे थोड़ा करोगे और वो वहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन। ओके, सो ये कार्बोकैटायंस की बात चल रही है, भले ही माइनस है लेकिन किसकी बात चल रही है? कैटायंस की बात चल रही है। और अगर ये मिथाइल कैटायन, उसका शेप ओके ट्राइगोनल प्लेनर होता है, हमें पता ही है। ओके, CH4 जैसे था वैसे। एंड देन कार्बोकैटायन का शेप अगेन वही चीज बताई गई है। कार्बोकैटायंस आर आल्सो अब कार्बोकैटायन खत्म, अभी कौन है? कार्बन आयंस, मतलब नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होंगे आर आल्सो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। वो तो हमने देखा ना कि जो नेगेटिव होंगे वो अनस्टेबल होंगे और रिएक्टिव होंगे। सो अल्काइल ग्रुप्स में कार्बन आयंस मोर अनस्टेबल, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप उसमें ऐड होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल होंगे। मतलब कि अगर अल्काइल ग्रुप हो गया ऐड तो प्राइमरी कार्बन आयन है, प्राइमरी कार्बन आयन मतलब क्या? वो ऑलरेडी नेगेटिव था इसलिए कार्बन आयन है। उसके साथ और एक कार्बन अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, तो दो, तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। करना क्या है स्टेबिलिटी के लिए? उसको अकेले बैठे तो भाई उसको शांति से छोड़ दो, लेकिन वैसा नहीं किया और उसके साथ किसी और को रखा तो वो ज्यादा अनस्टेबल। अगर 2 लोगों को उसके साथ रखा तो वो और ज्यादा अनस्टेबल। अगर 3 लोगों को उसके साथ रखा तो वो और ज्यादा, ये सबको ले जाओ यार, मुझे अकेले छोड़ दो, तब जाके वो स्टेबल होगा। डन? तो कार्बन एनायन के केस में और कार्बन आयन के केस में जितने अल्काइल उससे जुड़ते जाएंगे वैसी उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। वेरेस कार्बोकेटायन के केस में क्या था? जितने अल्काइल उसमें जुड़ते गए उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती गई। मतलब अगर तुम पॉजिटिव हो और अगर लोग तुमसे जुड़ रहे हैं तो तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इफ यू आर नेगेटिव और लोग तुमसे जुड़ते जा रहे हैं तो तुम और अनस्टेबल होते जाओगे। डायरेक्टली डे टू डे लाइफ में तुम कोरिलेट कर सकते हो। डन? पक्का? हाँ, ओके। तो इसीलिए स्टेबिलिटी देखो कि 3 कार्बन है, सो सबसे कम स्टेबिलिटी टर्शरी की, उससे ज्यादा सेकेंडरी की, उससे भी ज्यादा प्राइमरी। अंडरस्टूड? ओके, दूसरा कोई नहीं है? अभी कार्बन एनायन का शेप, सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पर। ओके, कौन सा? sp3, और वहां पे sp2 था। वहां पे क्या था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो कार्बन एनायन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब और ये फ्री रेडिकल्स का है, लेकिन ये शेप वापस कैसा होगा? वही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अगेन सर ट्राइगोनल प्लेनर क्यों? sp2 था तब ट्राइगोनल प्लेनर था, अब sp3 आया तो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होना चाहिए। लेकिन शेप कंसीडर करते समय हम ये जो लोन पेयर है उसको कंसीडर नहीं करते, पहले करते हैं लेकिन शेप के समय उसको लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए उसका शेप कैसा होगा? वैसा ही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। डन? ओके, सो फ्री रेडिकल्स हम कल देखेंगे, वैसे है नहीं, रुको इतना देख लेते हैं।
जो फ्री रेडिकल्स है, तो फ्री रेडिकल्स क्या है, अगेन कार्बोकैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज थे, कार्बन आयन जो नेगेटिवली थे, और जो बैलेंस थे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास था, वो थे हमारे फ्री रेडिकल्स। तो उनमें कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2। तो याद रख लो, कार्बोकैटायन sp2, कार्बन आयन sp3 एंड फ्री रेडिकल्स sp2 अगेन। ओके, दूसरे केस में क्यों sp3 हो गया, क्योंकि वो कैटायन है ना, कार्बन कैटायन, कार्बन आयन, आयन है, एनायन है, कैटायन नहीं, एनायन है। ओके, तो हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन कैसे गिनना है, यही चैप्टर में हमने देखा था कि तुम्हें देखना है कि कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एट द सेम टाइम जो लोन पेयर है वो दोनों का सम करना है। तो एनायन के केस में लोन पेयर आएगी ना, माइनस चार्ज है मतलब लोन पेयर आएगी, तो कितने कार्बन से जुड़ा है वो, एट द सेम टाइम लोन पेयर भी ऐड हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बोकैटायन sp2, कार्बन आयन sp3, फ्री रेडिकल्स अगेन sp2। डन, ओके। सो फ्री रेडिकल्स sp2। अब ये कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास। कोई नहीं, वही चीज है कि बताओ कौन सा कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है और फ्री रेडिकल्स। अंडरस्टूड, ओके। अब इसके बाद हमारा ऐसा समझो हमारा 75% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, बट हाँ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा ना फिर।